20 सालों से ओलंपस के रेवोल्यूशन के बाद अब एजुकेशन वर्चुअल रियलिटी में शिफ्ट हो गई, जहां स्टूडेंट्स एक स्पेशल एकेडमी में पढ़ाई करते और यूनियन के लिए तैयार होते थे। लेकिन किस्मत ने अचानक मोड़ लिया जब वही ओल्ड मैन जो लंबे समय से एक स्पेशल चाइल्ड की तलाश में था, आखिरकार छोटे जो हुक को खोज निकालता है। यकीन हो जाने पर कि यही बच्चा सही है, ओल्ड मैन ने बिना हिचकिटाहट उसे किडनैप कर लिया और अपनी अनयूजुअल एबिलिटी से हवा में उठा ले गया। इतनी बड़ी पोटेंशियल वाला बच्चा पाकर वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। वो मानता था कि ये सचमुच हेवन का ब्लेसिंग है और उसने छोटे जो हुक से वादा किया कि वो उसे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाएगा। यहीं से शुरू हुई जो हुक की नई लाइफ, उस रहस्यमयी ओल्ड मैन के गाइडेंस में, जिसने उसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल दी। जो हुक ने अपने फेट को अप्रेंटिस की तरह एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका नया मेंटर अद्भुत पावर और नॉलेज रखता था जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता था। अब उसका हर दिन बन गया था एंडलेस ट्रेनिंग, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पिरिट की प्रैक्टिस अपने डिमांडिंग मेंटर की देखरेख में। शारीरिक एक्सरसाइजेस के अलावा उसका टीचर उसे अजीब अजीब पोशंस पिलाता, ये कहते हुए कि ये उसकी एबिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। सबसे मुश्किल लेसन्स थे सर्वाइवल ट्रेनिंग के, जब स्टूडेंट्स को जंगली जानवरों से बचना पड़ता, अपने सारे स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। समय के साथ जो हुक बड़ा होने लगा और अक्सर अपने टीचर से मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पूछता। वो हैरान होता कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर केवल लेवल 89 तक पहुंचा है, लेकिन मेंटर जो उसे आर्थर कहकर बुलाता था, समझ ही नहीं पाता कि कोई इंसान जो लेवल 99 तक भी नहीं पहुंचा उसे बेस्ट कैसे माना जा सकता है। 10 साल के ट्रेनिंग के बाद जो हुक अपने टीचर से असहमत हो गया और ऑफिशियल जानकारी पर यकीन करता रहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर वही है। ओल्ड मैन अपने स्टूडेंट के डिस्ट्रस्ट से निराश हो गया। आखिर उसने इतने सालों से ट्रेन किया था और उसके लिए ब्राइट फ्यूचर तैयार किया था। फिर भी वाइज मेंटर ने जो हुक को सिखाया कि चीजों को सरफेस से आगे देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट नॉलेज मौजूद है। स्टूडेंट के डाउट्स के बावजूद मेंटर ने इंसिस्ट किया कि उसका प्लान सही है। वो बार बार प्रॉमिस करता कि एक दिन जो हुक को वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाएगा। लेकिन यंग मैन को शक था कि बिना वेल्दी फैमिली और एक्सपेंसिव रिसोर्सेज के स्ट्रेंथ की टोटी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। वो अपने टीचर के सपनों को अधूरा मानता था। इस पर गुस्साए मेंटर ने समझाया कि उनकी वर्ल्ड में केवल लेवल और कैरेक्टरिस्टिक्स मायने रखते हैं, न कि वेल्थ या ओरिजिन। और पनिशमेंट के तौर पर उसने आर्थर को 3 घंटे तक बार पोजीशन में खड़ा कर दिया ताकि वो ट्रेनिंग के प्रति अपने रवैये पर सोच सके। एग्जॉस्ट करके भी जो हुक ने आंसू रोके, अपने रास्ते के सही गलत पर डाउट किया, लेकिन फिर भी अपने मेंटर की इंस्ट्रक्शंस का पालन करता रहा। 20 लंबे साल लगातार ट्रेनिंग में बीत गए। मौसम बदलते रहे और उन्हीं बदलावों ने जो हुक के कैरेक्टर और बॉडी दोनों को और मजबूत बना दिया। आखिरकार मेंटर ने घोषणा की कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। उसने अपने डिसाइपल को अपनी सारी नॉलेज दे दी है और अब वो शांति से इस दुनिया को छोड़ सकता है। जो हुक, जो सालों की कठिन ट्रेनिंग से थक चुका था, अंदर ही अंदर चाहता था कि उसका स्ट्रिक्ट टीचर जल्दी ही चला जाए ताकि वो आखिरकार आजाद हो सके। लेकिन आसपास के लोग जो हुक को एक लूजर समझते थे, क्योंकि उसके पास कोई नॉर्मल जॉब नहीं थी। जहां उसके दोस्त बड़े कंपनीज में करियर बना रहे थे, वहीं वो बार बार अपने परिवार और दोस्तों को समझाता थक जाता कि वो एक स्पेशल पाथ ऑफ डेवलपमेंट पर चल रहा है, जिसे उसका मेंटर ही सही मानता था। उसकी पूरी जिंदगी केवल ट्रेनिंग और ट्रायल से बनी थी, जो वो अपने डिमांडिंग टीचर के गाइडेंस में झेल रहा था। कभी कभी जो हुक सोचता कि आखिर क्यों वो इन टॉर्मेंट्स को सह रहा है, क्यों ना बस अपना गेम कैरेक्टर डिलीट कर दे। लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे इस बात पर बनाए रखती थी। इतने ट्रायल्स झेलने के बाद उसे इस बात का गर्व था कि वो इतने लंबे और कठिन जर्नी को सर्वाइव कर पाया और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गया। सालों की ट्रेनिंग में उसका मेंटर उसके लिए सेकंड फादर बन गया था, जिसने उसकी फैमिली की जगह लेकर पावर और नॉलेज की दुनिया में उसका मार्गदर्शन किया। लेकिन फिर भी जो हुक अंदर से डरता था कि कहीं वो क्रूअल वर्ल्ड में अकेला ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपने मेंटर की गुजारिश की कि उसे छोड़कर ना जाए। मेंटर ने अपने अप्रेंटिस को समझदारी भरी मुस्कान से देखा। वो साफ देख सकता था कि ट्रेनिंग के दौरान उसका शिष्य विजिबली ग्रो कर चुका है। हालांकि मार्शल आर्ट्स और लाइफ विजडम में वो अभी भी मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेंटर की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जो हुक को अक्सर कंफ्यूज करती। कभी उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करता तो कभी उसकी वीकनेसेस के नाता। इसलिए जो हुक अपने ट्रू लेवल ऑफ डेवलपमेंट को समझ ही नहीं पाता। हीरो पूरे ध्यान से अपने मेंटर की हर पार्ट और हर एक्शन ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि पुरानी लेजेंड्स कहती थीं कि डाइंग टीचर्स अपने डिसाइपल्स को सबसे वैल्यूएबल क्वेस्ट देकर जाते हैं। रिस्पेक्ट और उम्मीद से भरा हुआ जो हुक अपने मेंटर के सामने घुटनों पर बैठ गया, अपनी विलिंगनेस दिखाते हुए। लेकिन अंदर ही अंदर उसका असली मकसद था वो फाइनल क्वेस्ट को हासिल करना। वो चुपचाप सांस रोके अपने मेंटर की बात सुनता रहा, उम्मीद करता है कि अब उसे आखिरी गिफ्ट मिलेगा। शांत और गंभीर आवाज में मेंटर ने अपने स्टूडेंट को याद दिलाया कि वो एक एंशिएंट मंत्र लड़े, कि वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट का अकेला उत्तराधिकारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता आया है। इस सुनकर जो हुक के दिल में कड़वी यादें ताजा हो गईं। वो 20 साल तक एक केव में सक्सेस ड्यूटीज निभाने के लिए कैद था। मेंटर ने कांपते हाथों से अपने डिसाइपल को एक एंशिएंट मैप दिया जिस पर क्रॉस मार्क था, वही जगह जहां जो हुक का भविष्य तय होना था। हीरो ने अपने मेंटर को सिंसियरली धन्यवाद दिया उस इनवैल्यूएबल स्किल और लाइफ विजडम के लिए जिसने उसकी इनर वर्ल्ड को बदल दिया और उसे सच्ची फॉर्टिट्यूड की पहचान दी। मेंटर की संतोष खसी केव में गूंज उठी जैसे ही उसने अपने अप्रेंटिस को विदाई दी और मार्शल आर्ट्स की नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए भेज दिया। मेंटर की आखिरी सांस के बाद जो हुक ने फेयरवेल वर्ड्स कहे और उस केव को छोड़ दिया जहां वो 20 साल की ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी था।
चुपचाप अपने मेंटर को याद करते हुए उसने उसके अगले जीवन में फिर कभी ना मिलने का संकल्प लिया, क्योंकि ट्रायल्स बहुत कठोर थे। अब वो केस छोड़कर बाहर निकला, वो प्लेस जहां उसका कन्फाइनमेंट और ट्रेनिंग हुआ था। जो हुक अब खुद को एक स्पेशल डिपोर्टेशन जोन में पाता है, जहां से उसकी अनयूजुअल लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। 20 साल की इस हेलिस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद हीरो ने सोचा कि अब अपनी स्टेटस विंडो चेक करनी चाहिए, कि ताकि देख सके इतने सालों की मेहनत का नतीजा क्या है। पुराने फील्ड एस्केप अटेम्प्ट्स और क्रूअल पनिशमेंट्स को याद करते हुए वो ईगर था कि अब कोई ग्रैंड रिजल्ट सामने आए। लेकिन अचानक उसने स्टेटस विंडो में एक शॉकिंग चीज देखी। उसका लग पैरामीटर नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा था। ये देखकर वो हक्का बक्का आ गया और उसने सिस्टम की रीडिंग्स पर शक करना शुरू कर दिया। हीरो सिस्टम की रीडिंग्स पर डाउट करने लगा। सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्लेयर की आइडेंटिफिकेशन पूरी हो चुकी है और उसकी कर्स ऑफ कंपल्शन हट चुकी है। अब वो एंशिएंट मार्शल आर्ट का सक्सेसर बनने की जिम्मेदारी से फ्री हो गया था और आगे बढ़ सकता था। बैरियर हटने और स्पेशल जोन से बाहर निकलने की परमिशन मिलने पर हीरो का दिल नए एडवेंचर्स की खुशी से भर गया। केव के बाहर अननोन वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की एंटीसिपेशन उसे बहुत उत्साहित कर रही थी। 20 साल तक इस पल का इंतजार करने के बाद आखिरकार हीरो ट्रेनिंग जोन को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सिस्टम ने अननोन एरर की वार्निंग दे दी, जिसने उसे शॉक कर दिया। हीरो का लेवल अचानक बढ़ जाने से सिस्टम में सीरियस माल फंक्शन आ गया। सिस्टम ने तुरंत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रूल्स के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दिया। हीरो की लेवलिंग मेथड को नॉन स्टैंडर्ड डिक्लेयर करके उसका 99th लेवल जबरदस्ती कम दिया जाने लगा और रियल अचीवमेंट्स के हिसाब से सेट किया गया। हीरो की चीखें और रिक्वेस्ट्स किसी काम की नहीं आई। सिस्टम ने उसे रुथलेस तरीके से 0 लेवल पर गिरा दिया, इसलिए वो एक्सट्रीम गुस्से और बेबसी से भर गया। हीरो के ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स ने सिस्टम में लगातार एरर्स पैदा कर दी, जिससे खतरा था कि वो सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाएगा और उसकी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। ठंडी जमीन पर गिरा हुआ हीरो ये रियलाइज कर रहा था कि 20 साल की मेहनत बेकार चली गई। उसे डीप डिसअपॉइंटमेंट और पूरी तरह से बेकारपन का एहसास हुआ। जब उसने आखिरी बार स्टेटस विंडो चेक किया तो उसकी वर्स्ट फेयर सच साबित हुई। अब उसका लेवल सिर्फ 1 शो हो रहा था, जबकि उसकी 99th मेहनत से अर्न्ड 99th लेवल गायब था। लेकिन जब उसने देखा कि टैबलेट पर उसकी 99th लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी प्रिजर्व्ड हैं, तो उसे फिर से उम्मीद मिली और उसने पूरे मामले को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। हीरो ने समझा कि ये एरर सिर्फ लेवल इंडिकेटर पर हुआ है, उसकी बाकी की एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सेफ हैं। फिर उसे याद आया कि सिस्टम में पेनल्टीज का कॉन्सेप्ट भी है और लेवल डिटेक्शन के बाद कई रिस्ट्रिक्शंस और स्किल्स ब्रांड लग सकते हैं। बेसिक स्किल्स यूज करने के लिए भी मिनिमम लेवल की हार्श रिक्वायरमेंट थी, जिससे उसकी कॉम्बैट टेक्निक्स और स्पेशल स्किल्स काफी लिमिटेड हो गई। अब वो पास लेवल पर था, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेफ थी। इस एब्सर्ड सिचुएशन को समझते हुए उसने एक नया मौका भी देखा, रैपिड डेवलपमेंट और फास्ट ग्रोथ का। स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फर्स्ट लेवल पर होना फ्यूचर गोल्स अचीव करने के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन सकता था। अपने मेंटर से मिली मैप को स्टडी करने के बाद हीरो ने डिसीजन लिया कि वो न्यू कमर्स के स्टार्टिंग सिटी जाएगा और वहीं से अपनी नई एडवेंचर शुरू करेगा। 26 साल का जूहक, जो बाकी प्लेयर से 6 साल पीछे था, आखिरकार अपनी स्टोरी रूकी सिटी से शुरू करने का मौका पा गया। स्टार्टिंग सिटी की फैमिलियर स्ट्रीट्स और स्क्वायर्स, जहां पर मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स आते जाते थे, उसने उसके बचपन की मेमोरीज फिर से ताज़ा कर दी। अप्रेंटिसशिप से पहले के दिन उसे अच्छे से याद आ गए। सिटी की स्पेशल एटमॉस्फेयर जो लाइफ और मूवमेंट से भरी हुई थी, हीरो को जेन्युइनली खुश कर रही थी। लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड जैसा फील कर रहा था। हीरो ने डिसाइड किया कि वो वेस्टर्न गेट से होकर हंटिंग ग्राउंड्स एक्सप्लोर करेगा और अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बेकार की सोच में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वेस्टर्न गेट पर पहुंचने पर उसे एक विजिलेंट नाइट मिला। गेट से बाहर जाने के लिए हीरो को अपना नाम और करंट लेवल बताना पड़ा। जब नाइट को पता चला कि उसका लेवल सिर्फ 1 है, तो उसने उसे ईस्टर्न गेट की ओर जाने की सलाह दी, ये कहते हुए कि वेस्टर्न जोन इनएक्सपीरियंस ट्रैवलर्स के लिए बहुत डेंजरस है। नाइट ने डिटेल में समझाया कि वेस्टर्न जोन में सिंपल टूथ रैबिट भी एक फर्स्ट लेवल प्लेयर को आसानी से मार सकता है। लेकिन ये वार्निंग्स हीरो पर कोई असर नहीं डाल पाई। अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट रहते हुए हीरो ने बस सिर हिलाया और चुपचाप वेस्टर्न गेट की ओर बढ़ गया। वो अपनी बची हुई कॉम्बैट स्किल्स पर भरोसा कर रहा था। हीरो को जाते हुए देखकर राइट ने सोचा कि न्यू कमर्स कितने रेकलेस होते हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग को ठीक से असेस करने के बजाय सिर्फ रिवाइवल सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अचानक हीरो को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। क्वेस्ट गार्डियन अलर्ट एक्टिवेट हो गया था। टर्म्स के हिसाब से हीरो को वेस्टर्न गेट गार्डियन के डाउट्स क्लियर करने थे और बदले में 30 गोल्ड कॉइंस का रिवॉर्ड मिलना था। क्वेस्ट मिलने के बाद हीरो को गार्ड की जेन्युइन चिंता समझ में आई। उसे लगा कि अगर वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा देगा तो गार्ड भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब हीरो ने हाथ हिलाकर गार्ड का अभिवादन किया तो अभी अचानक एक टूथ्ड रैबिट वहां आ गया। गार्ड तुरंत डरकर सपोजिटली हेल्पलेस न्यू कमर को बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन हीरो ने उस रैबिट को इतनी ईज और स्पीड से खत्म किया कि गार्ड स्टन रह गया। हीरो को एक गोल्ड कॉइन, कुछ एक्सपीरियंस और गार्ड की शॉक नजरों का इनाम मिला। हीरो मेथोडिकली इमर्जिंग रैबिट्स को डिस्ट्रॉय करता रहा और गार्ड हर बार और ज्यादा शॉक होता गया कि कैसे एक फर्स्ट लेवल प्लेयर इतने जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स दिखा सकता है। अनएक्सपेक्टेड बैटल के खत्म होने पर गार्ड ने फिर से हीरो का लेवल चेक करने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गार्ड अमेज था कि एक सिंपल लेवल 1 फाइटर ऐसी अनयूजुअल फाइटिंग टेक्निक कैसे यूज कर सकता है और इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। लेकिन हीरो जुहुक ने अपनी ट्रेंडिंग मेथड्स रिवील नहीं किए।
उसने बस मॉडेस्टली अपनी नजरें झुकाई और अपनी कहानी सीक्रेट रखी। इसी बीच गार्ड डर से फ्रीज हो गया। उनके पीछे से एक ह्यूज वाइल्ड बोर आ रहा था जिसे लोग वेस्टर्न गेट ठग कहते थे। वो दोनों की तरफ मेनेसिंगली पड़ रहा था। गार्ड ने ज्यूक को तुरंत वहां से भाग जाने का कहा क्योंकि वो मान रहा था कि फर्स्ट लेवल का लड़का ऐसे ओपोनेंट से लड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब बोर ने अटैक किया तो ज्यूक की रिएक्शन ने गार्ड को हैरान कर दिया। हीरो ने एक प्रिसाइज स्ट्राइक में ही उस माइटी बीस्ट को गिरा दिया। सिस्टम ने तुरंत उसे लेवल इंक्रीज का रिवॉर्ड दिया। गार्ड अपनी आंखें मरने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक फर्स्ट लेवल फाइटर इतना पावरफुल हो सकता है। इस डेंजरस बीस्ट पर जीत ने हीरो को न सिर्फ क्वेस्ट गार्डियन अलर्ट पूरा करने का रिवॉर्ड दिया बल्कि उसे 30,000 गोल्ड कॉइन्स भी मिले। जोक बेहद खुश हो गया। गेम में गोल्ड की वैल्यू रियल करेंसी से जुड़ी हुई थी और हर गोल्ड कॉइन एक कोरियन वॉन के बराबर था। इसलिए रिवॉर्ड एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ा था। रिवॉर्ड पाने के बाद हीरो ने अपना स्टेटस ध्यान से चेक किया और सोचा कि इन कॉइन्स को इन्वेस्ट करके वो अपने स्टैट्स और डेवलप कर सकता है। लेकिन स्टैट्स एग्जामिन करने के बाद उसे समझा कि लेवल 99 की कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वेस्ट करना यूजलेस है। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि अब वो हायर हंटिंग ग्राउंड्स की ओर जाएगा। गार्डियन से फेवर लेकर ज्यूक ने विश्वास किया कि 20 साल की उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला ही रही है और अब इजी लाइफ का रास्ता खुल गया है। लेकिन ज्यूक की कामनेस और कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिके। कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने उसे एक ऐसे चैलेंज के सामने खड़ा कर दिया जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। कुछ ही दिनों बाद यू हो को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला कि उसे किलर टैग मिल चुका है क्योंकि उसने बैटल्स में हिस्सा लिया था। इसका मतलब था कि अब उस पर सीरियस पेनल्टीज लग चुकी हैं और बाकी प्लेयर्स उसे आसानी से पहचान सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हीरो को कई बार बुरे एनकाउंटर्स झेलने पड़े। नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स एनपीसीज उसे बार बार वांटेड क्रिमिनल समझकर बिना वार्निंग के अटैक कर देते थे। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों बार बार परसिक्यूट हो रहा है और कैसे उसे किसी अननोन क्रिमिनल से कंफ्यूज किया जा रहा है। काफी सोचने के बाद जू हुक ने कंक्लूड किया कि इन सब परेशानियों की जड़ उसकी एक्सट्रीमली लो लक स्टैट थी जो नेगेटिव 99 लेवल तक गिर चुकी थी। नेगेटिव लक की वजह से हर एनपीसी उसे डेंजरस क्रिमिनल समझता और मौका मिलता ही उस पर हमला करता। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की उसकी चाहत के बावजूद उसका बॉडी रिफ्लेक्सिवली रिएक्ट करता और सर्वाइवल के लिए हर अटैकर से लड़ना पड़ता। लेकिन अपनी इमेंस स्ट्रेंथ कंट्रोल ना कर पाने की गलती से उसने कई एनपीसीज को फाइट्स में एक्सीडेंटली मार डाला। प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट होती गईं और सिस्टम ने उसे सीरियस थ्रेट डिक्लेयर करके कियोस मोड एक्टिवेट कर दिया। इससे उसकी सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई। अब उसे कई सिवियर पेनल्टीज झेलनी पड़ी। एक्सपीरियंस गेन 90% रिड्यूस हो गया। सिटी सर्विसेज का एक्सेस बंद हो गया। मर्चेंट्स ने उससे पूरी तरह काम करने से मना कर दिया। स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होती गई क्योंकि अब सिर्फ एनपीसीज ही नहीं बल्कि लाइव प्लेयर्स भी उसे हंट करने लगे। उनके पास अच्छा रीजन था क्योंकि सिस्टम ने जू हुक को सीरियल के लिए रजिस्टर कर दिया था और अब हर प्लेयर के पास ऑफिशियल रिक्वेस्ट थी कि उसे कैप्चर या डिस्ट्रॉय किया जाए। ओपोजिंग केओस हीरो सिस्टम ने भी एक टेम्पटिंग रिवॉर्ड रखा था। कोई भी प्लेयर अगर केओस साइट को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसे हीरो स्टेटस मिल सकता है। इससे जू हुक सबके लिए एक प्राइम टारगेट बन गया। एक ग्रुप ऑफ परसुअर्स ने उसे पहाड़ों में घेर लिया और वॉलंटरी सरेंडर का ऑप्शन दिया, मानते हुए कि ये उसके लिए सबसे सेफ सोल्यूशन होगा। लेकिन कॉर्नर्ड हीरो ने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। उसने परसुअर्स को टेरेन में ट्रैप करके उन पर रॉक्स गिरा दिए और इंस्टेंटली पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ब्रूटल डिसीजन उसकी सर्वाइवल का एक अकेला तरीका था। अब उसे साफ समझ आ गया था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय सब परस्यूअर्स को खत्म करने के। मैसेकर के बाद जू हुक ने डिसाइड किया कि अब वो छुप के रहेगा ताकि आगे के कॉन्फ्रंटेशंस और प्लेयर की हैरेसमेंट से बच सके। इस मुश्किल सिचुएशन का एकमात्र पॉजिटिव पहलू यह था कि उसका लेवल लगातार ग्रो करता रहा, भले ही रिस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लम्स कितनी भी हों। लगातार 2 हफ्ते सर्वाइवल और स्टेल्थ में गुजरे। फिर एक दिन नया सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने उसकी फेट को और बदल दिया। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जू हुक को पता चला कि उसका टोटल केओस स्टेटस कम से कम 1 साल तक एक्टिव रहेगा। इसका मतलब था कि रेगुलर प्लेयर्स उसका पीछा करना बंद नहीं करेंगे। अपनी हालत की इनएविटेबिलिटी मानते हुए जूह्यूक ने डिसाइड किया कि अब वो नेगेटिव कैरेक्टर की रोल पूरी तरह अपनाएगा, लेकिन गेम के अंदर अपनी जिंदगी कंफर्टेबल भी बनाएगा। हीरो ने पॉजिटिव कैरेक्टर का रोल पूरी तरह छोड़ दिया और तय किया कि लेवल 99 की अपनी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके डिसेंट लाइफ इंश्योर करेगा। एक अजीब सिचुएशन ने हीरो को कंफ्यूज कर दिया। 20 साल की हार्डेस्ट ट्रायल्स के बाद जहां उसे डिजर्व्ड रेस्ट मिलना चाहिए था, सिस्टम ने उसे कंप्लीट केओस मोड में डाल दिया। जूह्यूक ने जब इस बारे में सोचा तो उसे शक हुआ कि सिस्टम के पीछे कोई स्पेशल सिनेरियो या हिडन एजेंडा है जो जानबूझकर ट्रायल्स बदलते जा रहा है। इसका जवाब अगले दिन मिला जब मिस्टीरियस रोब्स पहने हुए लोगों का एक ग्रुप उसके सामने आ गया। शॉक्ड जूह्यूक के सामने वो सारे लोग घुटनों पर गिर गए। ग्रुप के सिल्वर हेड लीडर ने हीरो को आंसू भरी आंखों से सक्सेसर ऑफ द एब्सोल्यूट कहा और ये तो कह दिया कि वो अपनी जान देने को रेडी है उसकी सर्विस के लिए। सभी लोग सोलेमनली जूह्यूक को हेवनली डेविल एब्सोल्यूटिस्ट घोषित करने लगे। ये हीरो की फेट में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था। नए क्वेस्ट के अनुसार हीरो को 12 एल्डर्स से आधिकारिक रिकॉग्निशन लेना था कि वो सच में हेवनली डेविल एब्सोल्यूटिस्ट है। अब ये उसका मेन गोल बन गया। मिला हुआ क्वेस्ट इतना रेयर था कि स्टैगरिंग लगा। SSS क्लास क्वेस्ट गेम की 200 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार आया था और हर बार मैसिव चेंजेस लेकर आया था।
ये क्वेस्ट हाईएस्ट कैटेगरी का था, सिनेरियो क्वेस्ट्स, जो यूजुअली पूरे देश या दुनिया के लेवल पर असर डालते हैं। 20 साल की मेहनत और केओस स्टेटस अब एकदम अलग सेंस में दिखने लगे। मिस्टीरियस फॉलोअर्स का अचानक आना और उसका इंतजार करना इस बात का प्रूफ था कि पिछली सारी इवेंट्स उसे प्रिपेयर कर रही थी किसी ग्रैंड हिस्टोरिकल सागा का हिस्सा बनने के लिए। गेम की हिस्ट्री में लिखा था कि 7000 साल का केओस एरा था, जिसके बाद एक इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी ने दुनिया को 3 ग्रेट पावर्स में डिवाइड कर दिया। उनमें सबसे माइटी पावर थी सेंटेनिया, जिसे गैलेसिया मेंट्रेस नाम का एब्सोल्यूट रूलर चला रहा था। उसकी 14 वाइफ्स थी और वो अपने रूल को आयरन हैंड से कंट्रोल करता था। उसकी कॉम्प्लिकेटेड लीनियज उसकी 7वीं वाइफ आराउस के बेटे से शुरू हुई थी और कई जनरेशंस तक रूलर्स, मेजर्स और हीरोज चले। यूहुक ने इस लॉन्ग फैमिली ट्री को स्टडी करने में 10 मिनट से ज्यादा लगाए, लेकिन रिकॉर्ड्स इतने बड़े थे कि उसका एंड दिख ही नहीं रहा था। हीरो ने इंपॉर्टेंस समझते हुए हर लाइन ध्यान से पढ़ी ताकि एल्डर्स की सिंसेरिटी का रिस्पेक्ट कर सके। सिस्टम ने जू ह्यूक को टेम्परेरीली एब्सोल्यूटिस्ट मान लिया, लेकिन स्टेटस को परमानेंटली कंफर्म करने के लिए और एक्शंस की जरूरत थी। अब उसके सामने एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन थी। 12 एल्डर्स में से 7 एल्डर्स उसके पक्ष में थे, जबकि 5 एल्डर्स उसके खिलाफ। उसे फुल रिकॉग्निशन हासिल करनी थी, वरना उसका कैरेक्टर रिमूव हो सकता था या उसे गेम सिस्टम से पूरी तरह बैन भी किया जा सकता था। इस नए स्टेटस ने उसे एल्डर्स की सीक्रेट फोर्सेस का कमांड दे दिया, लेकिन ये प्रिविलेजेस भी टेम्परेरी थे। इसलिए जू ह्यूक ने तय किया कि गोल को किसी भी तरह अचीव करना होगा। हीरो ने एल्डर्स को ध्यान से देखा और सोचा, क्या ये सच में हेवनली डेविल की पावर के लेजेंडरी गार्डियंस हैं? एल्डर्स ने तुरंत उसे डीप बो करके रिस्पेक्ट दिखाया। हीरो को ऑकवर्ड हंसी आ गई, क्योंकि वो तो अभी कुछ मिनट पहले ही हेवनली डेविल के बारे में जान पाया था। उसने एल्डर्स से कहा कि उसके मेंटर ने उसे इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने और हेवनली डेविल की ग्लोरी वापस लाने का काम सौंपा है। यह सुनकर एल्डर्स का लीडर डीपली टस्ट हुआ। 7 सपोर्टिव एल्डर्स के सपोर्ट को इंपॉर्टेंट मानते हुए जो ह्यूक ने मिशन शुरू करने की बात की। एल्डर्स ने उसे रीअश्योर किया कि एरिया में सभी थ्रेट्स खत्म हो चुके हैं और इसी वजह से चारों तरफ अचानक साइलेंस था। सिस्टम ने अलर्ट किया कि अब एल्डर्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो रही है। अगर एल्डर्स को क्लैन मेंबर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए तो जू ह्यूक उनके एक्शन से भी एक्सपीरियंस गेन कर सकता था और लेवल 9 तक पहुंच सकता था। जो ह्यूक को समझ आया कि नॉर्मली प्लेयर्स 20 साल की एज तक लेवल 20 पे पहुंचते हैं, तो एल्डर्स के साथ कॉपरेशन करना उसके लिए ह्यूज बेनिफिट था। इसी बीच व्हाइट रोब्स पहना एक आदमी सामने आया, जिसने खुद को लक्सो फर्स्ट एल्डर बताया। जो ह्यूक ने डिसाइड किया कि एल्डर्स को अपने रिस्ट्रिक्शंस सच बता देना बेहतर रहेगा। उसने कहा कि मेंटर की टेक्निक्स याद हैं, लेकिन उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज कॉम्प्लेक्स फाइटिंग टेक्निक्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने नहीं देती। लुक्सो ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके लिमिटेशंस समझता है। हीरो ने सोलेमली वादा किया कि वो एल्डर्स को ब्राइट फ्यूचर तक ले जाएगा, जहां वो हमेशा ग्लोरी में रहेंगे। उसकी सिंसियर बातों से एल्डर्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सिस्टम ने उसकी रेपुटेशन और सिंपैथी बर्ड्स को बढ़ा दिया। मीटिंग खत्म हुई और हीरो ने खेम से लॉगआउट करके किचन में पानी पीने का सोचा। किचन में उसकी बहन साई आ मिली, जो गेम में लूना नाम से जानी जाती थी। उसने खुशखबरी दी कि उनके गिल्ड को एक लुक्रेटिव क्वेस्ट मिला है। क्वेस्ट ये था कि एक डेंजरस लेवल 40 असेसिन गेट को पकड़ना है, जिसके पास 2 पिस्टल्स थी। उसे पकड़ने के लिए 7 लोगों की टीम चाहिए। रिवॉर्ड क्रिमिनल के हेड के लिए 100 मिलियन गोल्ड था, लेकिन अलायंस सिर्फ 3 मिलियन शेयर कर रही थी, जो को ये अनफेयर लगा। लूना ने समझाया कि छोटे यूनियंस में अक्सर रैंक एंड फाइल मेंबर्स ही सारा हार्डवर्क करते हैं, और जबकि मैनेजमेंट प्रॉफिट ले जाती है। लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक थी और बोली कि रिवॉर्ड से वो डिनर के लिए अच्छा मीट खरीद लेगी। उसने भाई की हालत देखी और नोट किया कि उसके अंडर आइज में डार्क सर्कल्स आ गए हैं। जो ह्यूक ने इसे अपने एक्सट्रीमली लो लक स्कोर पर ब्लेम किया और तुरंत गेम सिस्टम में वापस लौटाया। लॉगिन करते ही उसे लक्सो का अर्जेंट मैसेज मिला कि कोई अननोन ऑब्जर्वर उन्हें फॉज कर रहा है। एल्डर्स को उसने अभी कुछ एक्शन लेने से रोका। जो ह्यूक को शक हुआ कि शायद उसकी सिस्टर ही वॉचर है, लेकिन सिस्टम ने बताया कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है, इसलिए पॉसिबल नहीं। तभी पीछे से एक स्मग वॉइस आई, वही वांटेड क्रिमिनल जो 2 पिस्टल्स का मास्टर था। उसने डिमांड किया कि 1-on-1 फेयर फाइट से मैटर सेटल किया जाए। जो ह्यूक को अपनी सिस्टर की इन्फो याद आई। ओपोनेंट लेवल 40 का है, यानी 30 लेवल ऊपर। यह बैटल उसके लिए सीरियस रिस्क थी। डिफीट अफोर्ड न कर थाले की वजह से ह्यूक ने तुरंत लक्सो को समन कर लिया। लक्सो की सडन एंट्री ने ओपोनेंट को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। क्रिमिनल सोच रहा था कि सामने सिर्फ एक न्यूबी और एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन लक्सो ने लाइटनिंग फास्ट मूव से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रिमिनल की सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी पर खत्म होगी। जो ह्यूक स्टंड रह गया। लेवल 40 ओपोनेंट को इतनी आसानी से हराया जा सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। क्या ओपोनेंट फिक था या लक्सो की स्ट्रेंथ उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लक्सो ने सेरेमोनियली उसके सामने ओपोनेंट तस्वीर पेश किया और सिस्टम ने उसे एनिमी से 30 लेवल हायर ओपोनेंट से लड़ने का बोनस एक्सपीरिया और साथ ही 100 मिलियन गोल्ड का ट्रॉफी रिवॉर्ड भी। एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस में हीरो को अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून मिला। केओस का स्टेटस मिलने और अपनी रेगुलर जॉब खोने के बाद अचानक उसे एक वैल्यूएबल ट्रॉफी हाथ लगी। जू ह्यूक ने एल्डर को क्वाइटली आसपास के क्रीचर्स को हंट करते रहने का इंस्ट्रक्शन दिया, ये रियलाइज करते हुए कि इससे वो जल्दी अपनी लॉस पावर और इन्फ्लुएंस वापस पा सकेगा। करंट इवेंट्स की इंपॉर्टेंस समझकर हीरो ने डिसाइड किया कि अब वो पूरी तरह रूलर की रोल में इमर्स हो जाएगा और गेम सिस्टम जो भी सिनेरियो देगा उसे फॉलो करेगा। अगले 2 हफ्ते कॉन्टिन्यूअस वॉन्डरिंग में गुजरे, जिनमें फेटफुल लुक्सो ने टायरलेसली लॉर्ड के क्वार्टर्स पूरे किए, एनिमीज को खत्म किया और लेवलिंग अप में हेल्प की। जू ह्यूक की अमेजिंग प्रोग्रेस ने सिर्फ 2 हफ्तों में उसे लेवल 13 तक पहुंचा दिया।
जबकि बाकी प्लेयर्स को इसी डेवलपमेंट में सालों लगते थे। हीरो के पास एक स्पेशल माइंड टेक्निक अवेलेबल थी जिसके लिए कम से कम लेवल 40 चाहिए था और वही उसकी असली पावर का बेंचमार्क होने वाला था। हीरो ईगरली उस मोमेंट का इंतजार करने लगा जब वो हेवनली डेविल टेक्निक्स की फुल पावर यूज कर सकेगा जो उसे इनक्रेडिबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। फ्यूचर की ड्रीम्स जूहक के माइंड में भर गई। स्टेबल इनकम मिलने के बाद उसने प्लान किया कि वो अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करेगा और एक सीरियस बिजनेस डेवलप करेगा। इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर लौटते हुए हीरो ने सोचा कि बैंडेड का कट हुआ हेड सही तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है, जो उसे अब बहुत सा लग रहा था। रियल वर्ल्ड में फोरम स्टडी करते हुए जूहक को रिकमेंडेशन मिली कि वैल्यूएबल आइटम्स को गेम ओलंपस के अंदर ही बेचना चाहिए, रॉबरी के खतरे से बचने के लिए। लेकिन रियलिटी में उसकी सिचुएशन होपलेस लग रही थी। क्या वो स्टेटस होने की वजह से उसे गेम के ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट्स में एक्सेस नहीं था और रियल वर्ल्ड में बेचने पर पैसे खोने और ट्रबल में पड़ने का रिस्क था। इसी गहरी सोच में डूबा हीरो नोटिस ही नहीं कर पाया कि उसकी सिस्टर क्वाइटली उसके रूम में नॉक कर रही थी उसके हाल पूछने के लिए। सेनके की अनएक्सपेक्टेड विजिट सही समय पर आई। हालांकि वो गलती से ये मान रही थी कि उसके ब्रदर को बस थोड़ा पॉकेट मनी चाहिए। जूहक में हेसिडेंट होकर अपने सिस्टर से पूछा कि ग्रीक के हेड के साथ पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं। ये सुनकर लड़की जोर से हंस पड़ी और पूरी तरह बिमिल्डेड हो गई। सिस्टर ने चीयरफुल होकर सजेस्ट किया कि उसका ब्रदर खुद रिवॉर्ड का फायदा उठाए और कुछ हैमबर्गर्स खरीद ले और प्रॉमिस किया कि अगर वो उसे भी ट्रीट करेगा तो वो खुश होगी। अपने सिस्टर की चिंता करते हुए जू यांग ने ऑफर किया कि वो फ्यूचर प्रोसीड्स को इक्वली बांट लेंगे। ये सुनकर सैंगा सरप्राइज हो गई। ब्रदर की ये अनएक्सपेक्टेड सीरियसनेस और अजीब बातें उससे जेन्युइनली वरीड और कंफ्यूज कर गई। उसने अपने भाई को याद दिलाया कि गैरात का लेवल बहुत हाई है और उसका ट्रेनिंग एरिया से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। उसे डाउट था कि ब्रदर की कहानी सच है। जो यार ने एडमिट किया कि वो कुछ दिन पहले ट्रेनिंग एरिया से एस्केप कर चुका है और सक्सेसफुली एक डेंजरस ओपोनेंट को डील कर चुका है। जूहुक ने अपनी सिस्टर को याद दिलाने की कोशिश की कि 10 साल पहले का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें उसका लेवल दिखाया गया था, लेकिन इससे डिजायर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। पुराने 99 लेवल रिपोर्ट ने सिर्फ सैया को और इनक्रेडुलस बना दिया और उसने सोचा कि भाई के बिहेवियर में कुछ अजीब बदलाव हुआ है। सैया ने एडमिट किया कि उसने वो लॉन्ग अगो स्क्रीनशॉट एक कॉमन फेक समझ लिया था जो इमेज एडिटर से बनाया गया था। अपनी सिस्टर की डिसबिलीफ को फॉरगिव करते हुए जूहुक ने सजेस्ट किया कि वो सेंटेनिया की लिफ्रिया माउंटेन्स आए और उसने प्रॉमिस किया कि वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताएगा। सैया की लेवल डिफरेंस की कंसर्न अंडरस्टैंडेबल थी क्योंकि उसकी 25th लेवल इतना डेंजरस जर्नी के लिए कम लग रहा था। ब्रदर ने ओपनली कन्फेस किया कि वो केओस साइड स्टेटस में है और फुल केओस मोड में इमर्स्ड है, जिससे लड़की डीप शॉक में चली गई। ब्रदर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सैया लिफ्रिया माउंटेन्स के एंट्रेंस पर पहुंची और गार्ड्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उसे डेंजरस टेरिटरी में जाने दें। कंसर्न गार्ड्स ने उसे रिस्की जर्नी से डिसुएड करने की कोशिश की, लोकल मॉन्स्टर्स की डेडली डेंजर के बारे में वार्न किया, लेकिन लड़की ने सरप्राइजिंग कामनेस दिखाते हुए गार्ड्स को रिवाइवल सिस्टम याद दिलाया जिससे किसी डेथ का सिर्फ टेम्पररी इनकन्वीनियंस होगा। फूड स्टॉक करके और फाइनल वार्निंग सुनकर सैया ने जर्नी शुरू किया। उसने मेंटली प्रॉमिस किया कि अगर भाई के वर्ड्स फॉल्स निकले तो वो रिवेंज लेगी। 3 आवर जर्नी एक अनयूजुअली क्वाइट एरिया से होकर गुजरी और उसे लगा कि भाई ने सच कहा। सारे नेटिव क्रीचर्स वाइप आउट हो गए थे। सराउंडिंग स्पेस की ऑपरेसिव एम्प्टीनेस ऐसा इंप्रेशन दे रही थी जैसे डेथ ने हर क्रीचर को टच किया हो। जो हुक का सडन अपीयरेंस उस डेजोलेट एरिया की हेवी साइलेंस तोड़ दिया और उसकी सिस्टर सरप्राइज में फ्लिंच कर गई। लड़की की फ्रेटेंड स्क्रीम इतनी पावरफुल थी कि अनप्रिपेयर्ड हीरो के ईयर्स ब्लीड में लगे। इंडिग्नेंट सैया ने भाई को रिब्यूक किया कि उसने अपनी अपीयरेंस का वार्निंग नहीं दिया जैसे वो इतना डर गई। लेकिन लड़की का एंगर जल्दी ही अमेजमेंट में बदल गया जब उसने देखा कि उसके भाई के चारों और इनक्रेडिबल केओस एनर्जी एक डार्क हेलो की तरह स्वॉल कर रही थी। सिचुएशन की ग्रेविटी समझते हुए सैया ने रियलाइज किया कि शायद भाई ने कुछ इरिपेरेबल कर दिया है, इंपॉर्टेंट नॉन प्ले कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करके। जूहुक एक्सप्लेनेशन देने के बजाय साइलेंटली उसने अपनी सिस्टर को एक चेरिस आइटम दिया, इनफेमस ग्रे प्लेयर का हेड। सैया ने उससे इनक्रेडिबल अमेजमेंट में देखा। ट्रॉफी की वैल्यू समझ सैया खुश हो गई और भाई ने इसे जल्दी से वैल्यूएबल फाइंड को एक्सचेंज करने के लिए इनकरेज किया। ट्रॉफी की थॉरो एग्जामिनेशन ने इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म की कि यह सच में एक वांटेड क्रिमिनल का हेड था। क्वेस्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन ने लड़की को इंप्रेसिव रिवॉर्ड दिया, 10 मिलियन गोल्ड कॉइंस, जो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी अधिक थे। जॉयफुल थॉट की वो इस पैसे से अपने फेवरेट डिशेस खरीद सकती है। सैया के दिल को जेन्युइन डिलाइट से भर गया। भाई के ओलंपस से लौटने के बाद नौजिया में सफरिंग की मेमोरीज अब नया मीनिंग ले रही थी। मदर की वरीज अब नाइव लग रही थी। ब्रदर के सफरिंग का ट्रू कॉज समझते हुए सैया ने नोबल एक्ट किया। अगले मिलने पर उसने भाई को इंप्रेसिव सैक दिया जिसमें 99 मिलियन गोल्ड कॉइंस थे। सरप्राइज जूहुक ने सिस्टर के डिसीजन को समझा नहीं। अग्रीमेंट याद करते हुए ये रिवॉर्ड इक्वली स्प्लिट करेंगे। सैया ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि भाई की 20 साल की हार्डशिप को सपोर्ट कर सके और सिर्फ 1 मिलियन अपने लिए रखा है। ब्रदर के इंसिस्टेंस के बावजूद वो आधा ले सैया एरेंज पर चली गई और फैमिली डिनर के लिए हैमबर्गर्स खरीदने का प्रॉमिस किया। अलोन रहकर जूहुक ने कैलकुलेट किया कि टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद उसके पास लगभग 80 मिलियन वन बचेंगे।
अर्निंग्स के इनक्रेडिबल साइज उस हीरो के इमेजिनेशन को स्टाइल कर रही थी और ये कंफर्म कर रही थी कि वो सच में अपने लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्ट में है। के और साइड स्टेटस और टॉप रैंक्ड SRS क्वेस्ट जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, इम्प्रेसिव 80 मिलियन रिवॉर्ड की वजह से और शॉर्ट हो गया और भविष्य में ऑल जनबस रिवॉर्ड्स का प्रॉमिस दिया। डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हुए जो हुक फॉर्मली रिजॉल्व हुआ कि वो हर पॉसिबल एफर्ट करेगा ताकि उस 40th लेवल तक पहुंच सके, चाहे टाइम और डिफिकल्टीज कितनी भी हों। उस दिन शाम को जू हक ने अपनी सिस्टर लूना की मदद ली, आस्किंग हर टू परचेज नेसेसरी आइटम्स ऑन हिज बिहाफ। थकने के बाद लड़की ने मदद करने के लिए अग्री किया, लेकिन सिर्फ तब जब भाई प्रॉमिस करे कि उसे पॉकेट मनी के तौर पर 300,000 वन मंथली मिलेगा। सक्सेसफुल नेगोशिएशन के बाद मंथली पेमेंट बढ़कर 500,000 वन हो गया। फीलिंग लाइक वर्किंग ओवर टाइम, सेया ने गेम पॉड में प्लंज किया। कुछ घंटों की पेन्स टेकिंग वर्क के बाद जू हक ने कंप्लीट सेट ऑफ नेसेसरी आर्टिफैक्ट्स गैदर किया ताकि डेवलपमेंट एक्सिलरेट हो सके। कलेक्शन में कई आइटम्स थे जो एक्सपीरियंस इंक्रीज करते थे। स्मॉल ग्रोथ रिंग, ट्रेनिंग नेकलेस, ग्रोथ ब्रेसलेट और वेरियस मैजिक एयर रिंग्स। 70 मिलियन गोल्ड कॉइन्स खर्च करने के बाद हीरो को स्लाइट सैडनेस हुई कि उसने अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंट अर्निंग्स जल्दी ही छोड़ दी। विदाउट डिटेल्स इन परचेजेस, सेया ने डिमांड किया कि टेलीपोर्टेशन पॉइंट सेटअप किया जाए ताकि फ्यूचर एरेंट्स आसान हो। जुअक ने बुलिंगली अग्री किया, सोचते हुए कि टेलीपोर्टेशन पॉइंट का कॉस्ट रीजनेबल और अफोर्डेबल होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हाई प्राइस 3 मिलियन गोल्ड इंस्टॉलेशन और 300,000 पर यूज हीरो को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया। रैपिड एक्सपेंडिचर की रियलाइजेशन उसी समय आई जब सिस्टर ने एडवाइस दी कि अनसाइटली एक्सेसरीज इनविजिबिलिटी मोड में हाइड किए जाएं। ऑकवर्ड गुड बाय के बाद हीरो ने इनविजिबिलिटी एक्टिवेट किया। इनकम इंक्रीज की जरूरत समझते हुए जू हक फोकस्ड हुआ करंट टास्क्स पर और एल्डर्स को समन किया ताकि जर्नी और लेवल अप कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट डे हीरो नए पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में पहुंचा जहां उसने लीजरली एरिया एक्सप्लोर किया, फर्स्ट प्रे की तलाश में। पेड़ के पीछे छिपा एक नाइट उस अजनबी को ध्यान से देख रहा था। स्कैन्स का इस्तेमाल करते हुए उसका स्टेटस केओस साइट के रूप में कंफर्म किया। ओवरजॉयड नाइट्स ने तय किया कि ये मौका उनकी रेपुटेशन बढ़ाने का सही समय है। जूहू को पुअरली इक्विप्ड देखकर स्क्वाड लीडर ने उसे आसान शिकार समझ लिया, लेकिन हीरो की छोटी फील्ड ऑफ व्यू ने उसे इनएक्सपीरियंस्ड रुकी मान लिया। एक्सपीरियंस्ड फाइटर की इंस्टिंक्ट से कमांडर ने अपनी स्क्वाड को आदेश दिया कि आने वाली लड़ाई के लिए वेपन्स तैयार करें। हीरो का शांत वॉक सिस्टम की वार्निंग से टूट गया। बाहर से कोई उसकी बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन जल्दी क्लियर हुई जब एनिमी स्पेयर कासर ने पाया कि हीरो पर मैजिकल बाइंडिंग काम नहीं कर रही। हाई रेजिस्टेंस और सिंपल इक्विपमेंट देखकर दुश्मनों ने अज्यूम किया कि हीरो प्रीस्ट क्लास से बिलोंग करता है। अटैकर्स ने लेवल और इक्विपमेंट में फर्क को इस तरह समझाया कि शायद हीरो हाल ही में मरा हो और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स खो चुका हो। इम्पेशेंट आर्चर ने खुद एक्ट करने का फैसला किया ताकि लीग ऑफ हीरोज में एंट्री पा सके। इक्वियोस साइट को खत्म करने के बाद कमांडर ने स्क्वाड को ऑर्गेनाइज एक्शन के लिए कहा। कैप्टन यू को आदेश मिला कि टेलीपोर्टेशन से दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करें और मेन फोर्स अटैक के लिए तैयार रहे। जूहुक बिना पलटे कामली बोला, ये डेंजरस जगह छोड़ दो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वार्निंग इग्नोर करके बॉस ने क्यूएस साइड पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वेपन्स की अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस देखकर एनिमी के लेवल पर डाउट हुआ। पूरी स्क्वाड का साइमल्टेनियस अटैक जिसमें आर्टियर्स भी शामिल थे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लाया, बल्कि एनिमी की स्ट्रेंथ पर सस्पिशन और बढ़ गया। सबसे पहले खतरे को समझा एक्सपीरियंस्ड आर्चर ने। उसने माना कि क्यूएस साइट ने जानबूझकर बैटल के लिए तैयारी की थी और उन्हें ट्रैप में फंसा लिया था। कमांडर डिसबिलीव में फ्रीज हो गया एनिमी की इनपेनिट्रेबल डिफेंस देखकर। ओपोनेंट की कंफ्यूजन देखकर जो हुक ने समझा कि अब बैटल एंगेज करनी ही होगी ताकि सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाए। स्पेशल स्किल्स की एबिलिटी ना होने पर भी उसने बेसिक फाइटिंग स्टैंस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट अपनाया। वेरी आर्चर ने सोचा कि ओपोनेंट कोई पावरफुल मैजिक टेक्निक प्रिपेयर कर रहा है। अनयूजुअल फाइटिंग स्टैंस देखकर उसने एंटी मैजिक शॉट से रिट्रीट की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जूहू का लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक सीधा कमांडर की जान ले गया और एक हीरो की असली ताकत सामने आई। सिस्टम नोटिफिकेशन ने बताया कि उसकी डार्क ऑरा और बढ़ी है और सन गहराई से बढ़ गया है, लेकिन फोकस्ड हीरो को इसकी परवाह नहीं थी। अगला मेले नाइट पहले से भी कमजोर निकला, जिससे कंफर्म हो गया कि वो बस डिस्ट्रैक्शन टैंक था। कमांडर के मरने के बाद सपोर्ट ग्रुप कंफ्यूजन में फ्रीज हो गया और फॉलन कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। रिसरेक्टेड कैप्टन ने रिट्रीट का ऑर्डर रिले किया। स्ट्रॉन्ग एनिमी को हराना इम्पॉसिबल मानते हुए आर्चर ने तुरंत रिट्रीट का आदेश दिया। अपनी गलती मानकर एनिमी को ऑर्डिनरी मेयर से कहीं ज्यादा खतरनाक आंका। रिट्रीट करते हुए आर्चर को जू हुक की अचानक प्रॉक्सिमिटी ने ऑफ गार्ड पकड़ लिया। ओपोनेंट की स्विफ्ट मूवमेंट देखकर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। हीरो मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसका एरोगेंट दुश्मन अग्रेशन से डर में बदल गया है। एनिमी की लीपिंग टेक्निक देखकर आर्चर ने पहचान लिया कि लेजेंडरी पेयर हंटर र्यू फैंडल की स्टाइल है, जो लेवल 60 से ऊपर का मशहूर फाइटर था। पूरी स्क्वाड को खत्म करने के बाद सपोर्ट ग्रुप समेत हीरो लेवल 16 पर पहुंच गया। सिस्टम ने उसकी स्टाइलिश फाइटिंग बिहेवियर की तारीफ की,
सक्सेसफुल बैटल से क्लैन की लॉयल्टी और स्ट्रांग हुई और उसका करिश्मा कैरेक्टरिस्टिक दोबारा एक्टिवेट हो गया, जिससे हीरो जेन्युइनली खुश हुआ। बैटल खत्म होने के बाद लुक्सो आया और अर्जेंटली लॉर्ड ओहेमनली डेविल के लेयर में इंपॉर्टेंट बातचीत के लिए चलने को कहा। डेस्टिनेशन तक का 7-day ट्रैक इतना टायरिंग था कि लगातार चलने से हीरो के पैरों की सेंसेशन ही खोने लगी। हीरो को हैरानी थी कि गांव इतना दूर क्यों है और बीच डेजर्ट में पोर्टल क्यों नहीं बनाया गया। एंडलेस जर्नी में सिर्फ एक्सेलरेशन पॉइंट एक्टिवेशन थोड़ी राहत देता, लेकिन फिर भी हफ्ते भर डेजर्ट टेरेन पैदल चलना पड़ा। ये 7-day ट्रैक इतना मुश्किल था कि लेवल 99 कैरेक्टरिस्टिक वाले हीरो की भी ताकत का टेस्ट ले लिया। लुक्सो के साथ बेलस प्रॉमिस्ड ही चूहू को उम्मीद थी कि अब आराम और प्रॉपर मील मिलेगा, लेकिन पहली झलक ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। मैजेस्टिक विलेज अब रूइन और डिके का ही सैड साइट था। फिर भी लोकल्स ने उसे सिंसियर जॉय से वेलकम किया, उसे लॉन्ग अवेटेड एब्सोल्यूट और फ्यूचर रिस्टोरर मानते हुए। क्वेस्ट रीबिल्ड द रूइंड विलेज एक्टिवेट होगा जो हीरो के थॉट से मेल खाता था कि पहले अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना जरूरी है। वेलकमिंग सेरेमनी में एंशिएंट प्रॉफेट कार्लोस भी आया, जिसकी उम्र 163 साल थी। उसने पर्सनली नहीं ओल्ड को वेलकम किया। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में प्रॉफेट ने एंशिएंट स्टोरीज बताई 12 एल्डर्स की, जो एम्पायर से छिपकर दुनिया में एब्सोल्यूट के असली डिसेंडेंट की तलाश कर रहे थे। एरिया की हार्श रियलिटी ये थी कि वाइल्ड लाइफ नहीं थी, फार्मिंग पॉसिबल नहीं थी और जगह अनहिबिटेबल थी। लोकल्स मजबूर होकर अनफ्रेंडली लैंड में छिपे रहे और जूहू का इंतजार करते रहे। हीरो ने सप्लाई डिलीवरी की सिंपल सोल्यूशन ना मिलने पर सवाल उठाया। प्रॉफेट कार्लोस ने सच्चाई बताई कि एक मैजिकल इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी चीज क्लोज्ड एरिया में नहीं लाई जा सकती। क्रिटिकल सिचुएशन समझते ही जूहुक ने लुक्सो को बुलाया और फूड सप्लाई को प्रायोरिटी बनाया। लुक्सो ने बताया कि विलेजर्स बस अगले फुल मून तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। ये तुरंत क्लिफ पर चढ़ा और लोगों से माफी मांगी कि वह देर से आया, लेकिन वादा किया कि फुल मून से पहले उनकी जिंदगी बदल देगा। उसकी इनसियर स्पीच से सिस्टम ने लॉयल्टी और फेवर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिकॉर्ड किया। फिर यूक ने लोकसो के साथ आने को आदेश दिया और एल्डर्स को विलेज गार्ड करने को कहा। डिपार्चर से पहले उसने साफ टास्क दिए, लोकसो मास्टर्स को मारे और वैल्यूएबल आइटम्स और माना स्टोन्स कलेक्ट करे। कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ जूहुक ने डेंजरस जर्नी लेफ्रिया माउंटेन्स की ओर शुरू की।